नमस्कार। तो देखिए, संडे को अभी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था वेटनरी ऑफिसर का। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो इसका पेपर 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 इसका डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में वही सिलेबस है जो पीजीटी के पेपर 1 में है, और बाकी जितने भी पेपर 1 होंगे अलग अलग पोस्ट कोड के या फिर अलग अलग पोस्टों के लिए पेपर 1 जो होगा वही सेम सिलेबस जो है वो इसमें भी है। अभी हम यहाँ से जो है वो सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम जो है ये देखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ रखा है वो कितना हेल्प हमारी यहाँ पर कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें और अधिक करने की अभी हमें ज़रूरत है। ठीक है जी, जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता चल गया होगा कि कितनी हेल्प हमारी वीडियो से मिली है। अभी आप भी देख लेंगे कि कितनी हेल्प जो है वो वहाँ से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 से जो है हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ मणिपुर। तो बोलते हैं कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी जो है वो करेक्ट है मणिपुर स्टेट के बारे में। देखिए, अगर हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं ना, तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस करके रखा है कि मणिपुर किस किस के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर जो है वो नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ, असम के साथ, और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो म्यांमार के साथ बाउंड्री ये शेयर करता है। अब देखो ऑप्शंस में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय असम। क्या ये उत्तर में ये असम तक है? और दूसरे में दिया गया है इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय अपर म्यांमार। और तीसरे में दिया गया है इट इज़ बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय मिजोरम। और चौथे में दिया गया है इट इज़ बाउंडेड बाय द साउथ बाय नागालैंड। क्या ये दक्षिण में नागालैंड से, पश्चिम में मिजोरम से, और पूर्व में ऊपरी म्यांमार से जो है वो लगता है। देखो, अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर आपको मैप पता है थोड़ा सा भी, तो नागालैंड जो है वो इसके नॉर्थ में लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। मिजोरम जो है वो इसके साउथ में लगता है। मिजोरम जो है वो कहाँ पर लगता है? साउथ में लगता है। असम जो है वो वेस्ट में लगता है। असम जो है वो वेस्ट में लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक स्टेट एक इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे पास बच जाती है, वो है म्यांमार। तो म्यांमार इसके ईस्ट में जो है वो लगता है। म्यांमार यहाँ पर लगता है ईस्ट में, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसी हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय अपर म्यांमार। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बस मैप पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इट्स यूनिक फेस्टिवल ऑफ थिरसूर पूरम। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का थिरसूर पूरम एक जो है वो अनन्य त्यौहार होता है, जो सबसे अलग होता है, एक तरह से यूं कहेंगे। अगर हम थिरसूर पूरम की बात करते हैं तो हमने ये फेस्टिवल पढ़ रखा है अपनी उत्तीर्ण सीरीज में। हमने पढ़ा है कि ये केरल में फेस्टिवल होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। हमने इसके साथ डायरेक्टली हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्टली हमने पढ़ा था पोंगल फेस्टिवल के बारे में। पोंगल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर होता है, ये फेस्टिवल हमने पढ़ा था। और साथ में जब हमने डिटेल से पढ़े थे फेस्टिवल, तो हमने थिरसूर पूरम फेस्टिवल भी जो था वो डिस्कस किया था। पोंगल फेस्टिवल हमने क्या पढ़ा था कि पोंगल फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु में जो है वो मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, और थिरसूर फेस्टिवल हमने पढ़ा था कि ये केरल में जो है वो मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों फेस्टिवल्स आपने यहाँ से फिर से ध्यान रखने हैं। और अगला क्वेश्चन देखें, जनवरी महीने का ये क्वेश्चन है। जनवरी महीने में ये फेस्टिवल मनाए गए थे, तब हमने ये पढ़े थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बोलते हैं द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट इज ओवर स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ। तो बोलते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का जो न्यायाधिकार है या फिर उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो किन किन केंद्र शासित प्रदेशों या फिर राज्यों तक जो है वो सीमित है। अगर हम बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, एक तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा। वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता में स्थित है। वेस्ट बंगाल के अलावा अंडमान निकोबार हमने बहुत बार ये पढ़ा है। अंडमान निकोबार जो है ये जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के तहत जो है वो आता है। ऑप्शन डी सही आंसर। हमने किस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किया है? हमने जब भी बेसिक से स्टार्ट किया है तो हमने पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट पढ़ा है। जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, वो जो है वो हमने कॉमन जो है वो पढ़ रखा है। ठीक है, एक बात हमने ये कॉमन हाई कोर्ट पढ़ा है। दूसरे हमने कौन कौन से कॉमन हाई कोर्ट पढ़ रखे हैं? दूसरा हमने पढ़ रखा है कि जो केरल का हाई कोर्ट है वो केरल के अलावा लक्षद्वीप का हाई कोर्ट जो है वो भी केरल में ही जो है वो स्थित है। हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो बहुत बार पढ़ा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये स्टेट जो है वो आते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ये वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार यहाँ पर आते हैं। तो ये चीज़ें आपने सारी यहाँ पर ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ से, जैसे कि मद्रास का हाई कोर्ट हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी का ये कॉमन है। बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनका ये कॉमन हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिवाइज करने से ही याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ
लोनाक ग्लेशियर लेक विद इट्स स्टेट। अब देखो ये जो लोनाक ग्लेशियर लेक है बोलते हैं किस राज्य में जो है ये स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, इसकी सही जो लोकेशन है वो पहचाननी है हमें यहाँ पर। तो इसकी जो सही लोकेशन है वो है सिक्किम, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सिक्किम में जो है ये लेक स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। सिक्किम के बारे में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिक्किम का ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लेशियर्स के बारे में, वो है जीमू ग्लेशियर। जीमू ग्लेशियर पूछा जाता है कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो सिक्किम में ही स्थित है। एक और लोनक लेक से मिलती जुलती लेक जो हमने पढ़ी है वो लोकतक लेक है। लोकतक लेक कहाँ पर पड़ती है? लोकतक लेक जो है ये मणिपुर में जो है वो पड़ती है। ये मणिपुर स्टेट आपने ध्यान रखना है कि मणिपुर में पड़ती है। सिक्किम में जो नेशनल पार्क आते हैं वो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे कि कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया जो कि सिक्किम में स्थित है। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं कि सिक्किम किस किस के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो देखो सिक्किम जो है वो बाउंड्री शेयर करता है कंट्रीज में नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अगर इंडियन स्टेट्स में बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सिक्किम का बाउंड्री आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हुआ होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द एशियन पैरा गेम्स हेल्ड ऑन अक्टूबर 2023। तो बोलते हैं अक्टूबर, यहाँ पर क्लियरिटी का थोड़ा सा इशू है परंतु फिर भी देखिए अक्टूबर 2023 में बोलते हैं एशियन पैरा गेम्स हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? देखो अक्टूबर 2023 में जो एशियन पैरा गेम्स हुई थी इनके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले ये आपको पता है चाइना के होंगजोंग रीजन में हुई थी। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि क्या इंडिया का रैंक किसमें 4th रहा था मेडल टैली में। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इंडिया वॉन 32 गोल्ड मेडल, के इंडिया ने 32 गोल्ड मेडल जीते थे। तीसरा बोलते हैं कि इंडिया ने जो है टोटल 111 मेडल क्या जीते हैं यहाँ पर, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया ने क्या 54 सिल्वर मेडल जो था वो यहाँ पर जीते थे। अगर देखो हम एशियन पैरा गेम्स की बात करते हैं तो एशियन पैरा गेम्स में पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि इंडिया का मेडल टैली में 4था स्थान नहीं है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा जी, तो कौन सा स्थान रहा है इंडिया का? देखो इंडिया का स्थान हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया का स्थान 5वां जो है वो यहाँ पर रहा है। इंडिया से पहले 4 कंट्रीज थी जो इस इंडेक्स में रही थी या फिर इस टैली में रही थी। इंडिया से पहले इसमें चाइना रहा, ईरान रहा, जापान रहा और साउथ कोरिया रहा। तो ये हमने 4 कंट्रीज बहुत बार पढ़ी हैं। जब गेम्स हुई थी खत्म तब भी हमने पढ़ी थी, जब गेम्स हो रही थी तब भी हमने पढ़ा था। इंडिया की मेडल टैली इसमें क्या रही है? 111 मेडल टैली जो है वो इंडिया की इसमें रही। टोटल 111 मेडल जो है वो इसमें इंडिया ने जीते हैं। तो इस हिसाब से तो दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 32 गोल्ड मेडल जीते हैं। नहीं, 32 नहीं, इंडिया ने 29 गोल्ड मेडल जीते थे यहाँ पर, और 30 जो था वो सिल्वर मेडल जीते थे यहाँ पर इंडिया ने। और 30 नहीं, 31 सिल्वर मेडल थे यहाँ पर जीते इंडिया ने। 29 के अलावा 31 सिल्वर मेडल थे और 51 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल मेडल इंडिया ने 111 जो था वो जीते थे यहाँ पर। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, चौथी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ऑप्शन सी बचा, ये सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। तो ये क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाता है, हमने जो डिटेल से पढ़ा था वही तो फ़ायदा है डिटेल में पढ़ने का। मैं बहुत बार कहता हूँ कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, अगर पूछे गए तो वो बाई चांस लक होगा, अदरवाइज आपको डिटेल में चीज़ें याद रखनी है, इसीलिए हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो 111 मेडल जीते थे इंडिया ने, 5वां नंबर था, 29 गोल्ड मेडल थे, 31 सिल्वर मेडल थे, 51 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। वो आपने ध्यान रखनी है बातें। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग, बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है। बोलते हैं कैप्टन गीतिका चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड इन सियाचिन अ वुमेन डॉक्टर इन दिसंबर 2023 कि कैप्टन जो गीतिका चौहान है वो सियाचिन में पहली महिला डॉक्टर के रूप में नियुक्त हुई है दिसंबर 2023 में। दूसरा बोलते हैं कि मिजोरम जो था वो एक स्टेट के रूप में 1987 में बना था। आगे बोलते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 14वें नंबर की जनगणना हुई थी। आगे बोलते हैं इससे आगे कि जो इंडिया जो है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड के सरफेस का 3.8% जो है वो कवर करती है, 3.8%। पहली स्टेटमेंट से हम बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? पहली बात तो है कि हमने डॉक्टर गीतिका का नाम पढ़ा था, परंतु हमने डॉक्टर गीतिका चौहान तो कहीं पर पढ़ा ही नहीं है। हमने डॉक्टर गीतिका कौल पढ़ा था, ये ऑपरेशनल फील्ड में सियाचिन में डिप्लॉय की गई थी। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस तरह से भी गलत हो जाएगी कि गीतिका चौहान नहीं, गीतिका कौल थी, और एक फतिमा भी थी जिनको अपॉइंट यहाँ पर किया गया था। तो उत्तीर्ण से इसको उठा के देखना, वहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हुए हैं, गीतिका चौहान का भी और फतिमा का भी। तो गीतिका चौहान कोई नाम हमने नहीं पढ़ा था, गीतिका कौल नाम हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई।
दूसरा बोलते हैं कि मिजोरम जो था वो एक स्टेट बना था 1987 में। बिल्कुल सही बात है कि मिजोरम जो था वो एक स्टेट बना था 1987 में। ये क्वेश्चन हमने कब और कहाँ पर जो है वो पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ा था कि 1987 में 3 स्टेट जो था वो बनकर सामने आए थे, और उनमें से जो है हमने पढ़ा था एक तो मिजोरम जो कि 23 नंबर का स्टेट बनकर आया था, दूसरा 24 नंबर का स्टेट अरुणाचल प्रदेश जो था वो बना था, और 25 नंबर का स्टेट जो था वो गोवा बना था। और ये 1987 में जो था वो 3 स्टेट बनकर जो था वो आए थे। हमने ये चीज़ उस टाइम भी डिस्कस की है जब हमने ये डिस्कस किया है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 1971 में जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बनकर सामने आया था। उस टाइम भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, और अदर टाइम जब भी किसी भी स्टेट की बात हुई है फॉर्मेशन की, तब भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो गई, हमने सही जान लिया। आगे बोलते हैं कि इंडिया ने 14वें नंबर का सेंसस 2011 में किया था। नहीं, 2011 में जो था वो 15th नंबर का सेंसस था, और 2014 में जो था ये 14वें नंबर का जो सेंसस था वो 2001 में था। ये आपने ध्यान रखना है। 14th नंबर का सेंसस 2001 में था। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है जी, ये भी आपको पता चल गया। अभी जो सेंसस होगा वो कौन से नंबर का होगा वो आप आइडिया खुद ही लगा लेंगे। अब आगे बोलते हैं कि इंडिया जो है वो कितना % जो है वो वर्ल्ड के सरफेस का जो है वो कवर करता है। देखो ये बेसिक NCERT का क्वेश्चन है। तो भारत जो है वो विश्व का जो एरिया है ना उसका कितना % कवर करता है, उसका 2.4% जो है ये कवर करता है। कितना? 2.4% जो है वो कवर करता है। PGT की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक NCERT तो आपने पढ़ी ही होगी। बस ये हो गया सही। तो हमने चारों स्टेटमेंट्स जान ली, सही करके भी आंसर जान लिए। देखो क्वेश्चन से ठीक नहीं हो रहे हैं आपके, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं। PGT पेपर 1 की। पेपर 1 में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प जो है ये आपकी करने वाली है। नेगेटिव मार्किंग से डील कैसे करेंगे, आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ से हेल्प हो जाएगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो भी हेल्प हो जाएगी। 22 क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इंडिया द लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2023-24 हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय मूडीज इज। तो बोलते हैं मूडी के द्वारा जो इंडिया के लिए 2023-24 के लिए जो विकास दर बताई गई है वो कितनी % जो है वो बताई गई है। तो मूडीज के द्वारा जो इंडिया के लिए ग्रोथ रेट जो है वो प्रोजेक्ट की गई है। देखो अगर हम बात करते हैं कि मूडीज़ के द्वारा जो है वो इंडिया के लिए कितनी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है, प्रोजेक्ट की गई है, तो वो 6.7% जो है वो की गई है। इसके द्वारा मूडीज़ के द्वारा 2023 के अलावा 2024 के लिए भी जो है वो प्रोजेक्ट की गई है ये। तो 2024 के लिए कितनी प्रोजेक्ट की गई है? 6.5% जो है वो प्रोजेक्ट की गई है। और 2024 के लिए जो है वो 6.3 जो है वो प्रोजेक्ट की गई है, और 2025 के लिए जो है वो 6.3 जो है वो प्रोजेक्ट की गई है। ये आपने ध्यान रखना है। और हमें हमारे से जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो 2023-24 जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन जो संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण निर्धारित करता है, वो कौन सा है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी है जो महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की जो है वो बात करती है? अभी जिसको पास किया गया है वो है 128वें नंबर की अमेंडमेंट है ये। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमने ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जो है वो पढ़ रखा है। जब पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो बिल पारित किया गया था जिसमें महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, तब हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। और सेम टू सेम क्वेश्चन की बात करें तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो था वो इसको नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो था वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है वो सीट्स की रिजर्वेशन की बात की गई थी और ये पारित किया गया। और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा भी जो है वो नियुक्ति, इसको जो है वो क्या किया गया, परमिशन दे दी गई। अब सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगी और डीलिमिटेशन के बाद जो है ये रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। ये पूरा सिनेरियो है। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाता था, ऊपर 2-3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली पढ़ रखा है टेस्ट सीरीज में अपनी, और डेली बेसिस पर वीडियो डिस्कस होती हैं वहाँ पर भी पढ़ रखा है। बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट पेयर ऑफ साइंटिस्ट हु आर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 2023।
तो नोबेल प्राइज़ 2023 में दिए गए थे। मैंने कहा था कि 100% श्योर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देखो पूछा भी गया। अब 2023 में जो मेडिसिन में जो अवार्ड दिए गए हैं या फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है ड्रू विस्मैन को और कैटलिन कैरिको को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ड्रू विस्मैन और कैटलिन कैरिको को जो है ये दिए गए हैं, इन दोनों को जो है ये दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ रिवाइज करवाऊँ तो ये दिया क्यों गया था तो ये mRNA की वैक्सीन जो थी ना उसकी डिस्कवरी के लिए जो था वो दिया गया था। यहाँ से मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, यहाँ से मैं आप ही को होमवर्क दूंगा क्योंकि मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ। पहले जब मिला था ये अवार्ड तब टेस्ट सीरीज में डिस्कस हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है सारे के सारे नोबेल प्राइज़, चाहे वो मेडिसिन में हुआ, फिजिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ, लिटरेचर में हुआ, इकोनॉमी में हुआ, किसी भी फील्ड में हुआ, चाहे वो पीस में हुआ, वो सारे आपको एक बार जो है वो रिवाइज करने हैं। लेटेस्ट वन 2023 के तो एटलीस्ट याद रखें ही रखें, अगर हो सकता है तो इससे पहले के भी एक बार रिवाइज करके जाएं, एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वॉन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस टेबल इन 2023। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 2023 में यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जो है वो जीता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने मेंस का पढ़ा था, और मेंस का जब हमने पढ़ा था ना तो हमने क्या डिस्कस किया था, वुमेन का भी हमने डिस्कस किया था साथ में। वीडियो में क्वेश्चन हमने मेन का डिस्कस किया था और डिटेल में जब पढ़ा था तो वुमेन का डिस्कस किया था। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये कोको गॉफ को दिया गया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कोको गॉफ को 2023 का यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल जो है वो दिया गया है। और जब मैंने ये डिस्कस किया था तो मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने आरेना संभालेका को जो था वो यहाँ पर हराया था। अगर हम मेन की बात करें कि मेन कैटेगरी में जो है ये किसको दिया गया है, तो मेन कैटेगरी का भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में मेन कैटेगरी का पूछ लिया जाए। तो नोवाक जोकोविक को जो है ये दिया गया है 2023 का यूएस ओपन मेन सिंगल जो चैंपियनशिप का टाइटल है वो। तो उनका नाम भी आपने, नोवाक जोकोविक का नाम भी ध्यान रखना है, कोको गॉफ का नाम ध्यान रखना है। ये हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी आपको। तो ये जो साथ साथ में सारे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं, उनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं, वही आपको बताने हैं। मैच करने को कहा गया था, शायद आपको दिखाई ना दे ढंग से, परंतु मैं बोलूँगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहले दिया गया है IVAR। IVAR जो है वो इजातानगर उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। IVAR का पूरा नाम है इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखो वेटरनिटी ऑफिसर का पेपर था तो उससे रिलेटेड ही ये पूछे गए हैं सारे के सारे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आनंद में स्थित है। आनंद गुजरात में पड़ता है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक दिया गया है ICAR डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ICAR डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे दिया गया है सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ज़्यादा दूर स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, अभिकानगर राजस्थान में जो है ये स्थित है। अभिकानगर राजस्थान में ये स्थित है, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस तरह से मैच होने थे ये। अगला देखें क्या बोला गया है, यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है क्या है। एक तो देखो 2020 का डायरेक्टली पूछा है इन्होंने कि 2020 में जो है वो जेसिंडा एर्डन रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। देखो 2020 का है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो अभी। आगे बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन ग्लासगो इन 2022। ये हमने पढ़ रखा है कि 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो ग्लासगो में नहीं थी, वो इंग्लैंड में जो था वो की गई थी। तो ये तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे इसको, क्योंकि ये जो है वो ग्लासगो नहीं था, ये बर्मिंघम में जो था वो रखी गई थी, ऑस्ट्रेलिया बर्मिंघम में, ये आपने ध्यान रखना था। ठीक है जी, तो ये आपने गलत कर दिया। आगे बोलते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 12 अक्टूबर कि विश्व गठिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि ये बिल्कुल सही बात है, 12 अक्टूबर को ही जो है वो मनाया जाता है। और आगे बोलते हैं रशिया नेक्स्ट क्रीमिया इन 2013 कि रशिया ने क्रीमिया को 2013 नहीं 2014 में जो था वो एनेक्स किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप सीधा ही सी ऑप्शन सही टिक कर देते। और ये जो 2020 का पूछा गया है ना, 2020 में कुछ ऐसा खास इंसिडेंस हुआ नहीं था। ये जासिंडा एर्डन दिए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं भी नहीं ऊपर से, तो ये गलत हो गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स का आपको पता चल गया, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का पता चल गया आपको, रशिया ने क्रीमिया को कब एनेक्स किया था 2014 में एनेक्स किया था वो पता चल गया। और प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। एंथनी एल्बनीज जो है वो, एंथनी एल्बनीज प्रेजेंट टाइम में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। लगभग शायद पिछले साल हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से मंथ में ये डिस्कस हुआ था।
शायद मार्च अप्रैल मई कुछ ऐसे जैसे महीनों में ये डिस्कस हुआ है। तो आपने वो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि कोई भी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको नोट करके रिवाइज किया करें। अगला क्वेश्चन देखें, ये बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ बीन इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर 2023-24। तो बोलते हैं 2023-24 के लिए जो है वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं 2 सालों के लिए, वो किसको चुना गया है। तो ये चुना गया है, तो ये माल्टा कंट्री को चुना गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जुलाई में ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, जुलाई में पढ़ रखा है। उस टाइम जो है वो हमने पढ़ा था कि माल्टा के अलावा जो है वो इक्वाडोर हो गया, जापान हो गया, मोजाम्बिक्यू हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन कंट्रीज़ को जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जो है वो चुना गया है। अगले आने वाले 2 सालों के लिए जो है वो इनको चुना गया था। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 परमानेंट मेंबर जो है वो होते हैं और बाकी 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो चुने जाते हैं। टोटल 15 मेंबर जो है वो इसमें फिर हो जाते हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं 5, उसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए, ये कंट्रीज जो है वो आती हैं। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट इज क्रोनोलॉजिकली करेक्ट। तो कुछ एग्रीमेंट हमारे पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजिकली जो है वो यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, मतलब ईयर वाइज जिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है अभी नहीं। 29 का अगर आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले साइन हुआ, फिर रियो कन्वेंशन सबमिट हुई और फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और फिर जो था वो ग्लासगो में क्लाइमेट पैक्ट जो था वो साइन हुआ था। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये तो 1987 का है, 1987 का है। अलाइड की टेस्ट सीरीज में ये तो डिस्कस हो चुका है। और रियो कन्वेंशन सबमिट थी, ये कौन से ईयर की है, ये रियो कन्वेंशन जो था वो 1992 में जो था वो हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1997 में। ये आपने ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये 1997 में जो है वो साइन होता है, ये भी हो गया। और एक है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है ये तो कब हुआ है, ये 2021 में लेटेस्ट ही है, 2021 में हुआ है। जो COP26 की मीटिंग हुई थी ना उसमें ये हुआ था। तो COP26 की मीटिंग में ये साइन हुआ था। हमने COP28 अभी पढ़ी है कि UAE में जो है वो हुई है। और COP28 के हम अलग अलग फैक्ट जो है वो जान चुके हैं और 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो भी आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने जो है वो कहाँ पर कवर किया है, एलाइड की टेस्ट सीरीज में कवर कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं, बेसिक एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट इन एरिया। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं कौन सा है इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की कि कौन सा है जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, तो अपना एशिया ही जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में जो है वो सबसे पहले नंबर पर जो है वो आता है। बेसिक एनसीईआरटी में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं तो ज़्यादा दूर या फिर ज़्यादा डिटेल में कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती इन चीज़ों को। और आप तो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े ही नॉर्मल हो जाएंगे आपके लिए। तो देखो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से ना मैं तो 10 में से 10 पूरे नंबर दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि हमने लगभग जो है वो 90% पेपर जो है वो डिस्कस किया ही था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसमें कुछ भी तर्क वितर्क की बात नहीं है। अगर आपने डेली वीडियोस देख के नोट्स बनाए हैं ना और ध्यान से वीडियोस को सुना है तो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपकी यहाँ से हुई होगी और आगे भी ऐसी ही हेल्प जो है वो होगी। अभी तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि एशियन गेम्स में जो है वो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जो है वो जीते हैं और उसमें से कितने गोल्ड मेडल हैं, कितने सिल्वर मेडल हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं। चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो, आपका एक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि कल हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज ही डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तभी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। और टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिए गए हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं लग रही है तो मुझे बता देना। कल जो हम HPGK डिस्कस करेंगे ना वो रिटर्न में डिस्कस कर लेंगे, मतलब पेपर को रहने देंगे, चाहे अपने आप लिख के मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा, तो वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक PDF जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।